उस समय की बात है जब ग्रीक साम्राज्य का परचम आसमान की बुलंदियों को चूम रहा था। यूनान की धरती पर सूरज की किरणें सोने सी चमकती थीं और चारों ओर इसके वैभव की गूंज थी। छोटे छोटे राज्य जो इसके आसपास बिखरे थे, इतने डरे हुए थे कि सिर उठाकर यूनान की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे। इस शक्तिशाली साम्राज्य की छाया में एक रात मकदूनिया के महल में एक बालक ने जन्म लिया। उसकी माँ ओलंपियास ने उसे सीने से लगाया और आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उसे पता था कि यह बच्चा एक दिन दुनिया को अपने कदमों तले कुचल देगा। उसका नाम रखा गया सिकंदर। सिकंदर का पिता राजा फिलिप एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने यूनान के बिखरे हुए राज्यों को एकजुट करने का सपना देखा था और अपनी तलवार की नोक पर कई राजाओं को झुकाया था। लेकिन फिलिप को नहीं पता था कि उसका बेटा उसके सपनों को भी पीछे छोड़ देगा। सिकंदर बचपन से ही अलग था। जब बाकी बच्चे खेलते थे, वह अपने छोटे हाथों से लकड़ी की तलवार उठाता और काल्पनिक दुश्मनों से लड़ता। उसकी माँ उसे कहानियां सुनाती, इलियड की, जिसमें नायक दुनिया को जीतते थे। ओलंपियास की हर बात सिकंदर के दिल में आग की तरह उतरती थी। तुम साधारण नहीं हो मेरे बेटे, वह कहती। तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा। जब सिकंदर 12 साल का हुआ, फिलिप ने उसे महान दार्शनिक अरस्तु के पास भेजा। अरस्तु ने उसे ज्ञान की गहराइयां सिखाई, युद्ध की कला, दर्शन और दुनिया की भूगोल। सिकंदर की आंखें चमक उठती थीं जब अरस्तु से फारस, मिस्र और भारत की कहानियां सुनाते। क्या मैं इन सबको जीत सकता हूँ गुरु? तेउस ने एक दिन पूछा। अरस्तु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा हौसला अडिग रहा तो दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। उस दिन सिकंदर ने ठान लिया, वह सिर्फ मकदूनिया का राजा नहीं बनेगा, वह पूरी दुनिया का बादशाह बनेगा। दूसरी ओर भारत की पवित्र धरती पर एक और नायक जन्म ले रहा था। पौरव राज्य में झेलम नदी के किनारे एक शक्तिशाली योद्धा का बेटा पैदा हुआ। उसका नाम था परवश, जिसे दुनिया बाद में राजा पोरस के नाम से जानती। पोरस का बचपन जंगलों और नदियों के बीच बीता। जहां सिकंदर किताबों और तलवारों के बीच बड़ा हुआ, वहीं पोरस ने प्रकृति से सीखा। वह पेड़ों पर चढ़ता, नदी में तैरता और अपने पिता के साथ शिकार पर जाता। उसका शरीर लंबा और मजबूत था। कहते हैं 7 फुट 6 इंच का वह बालक अपनी उम्र से 2 गुना ताकतवर था। एक बार जब वह 10 साल का था, उसने एक जंगली भालू को अपने भाले से मार गिराया। गांव वालों ने उसे देखा और कहा, यह लड़का एक दिन हमारा गौरव बनेगा। सिकंदर का जीवन तब बदल गया जब उसके पिता की हत्या हुई। कुछ कहते हैं यह ओलंपियास की साजिश थी, कुछ कहते हैं दुश्मनों का काम। जो भी हो, 20 साल की उम्र में सिकंदर मकदूनिया का राजा बन गया। उसने अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने की ठानी। उसकी सेना छोटी थी, पर उसका जोश पहाड़ों से ऊंचा। उसने सबसे पहले यूनान के विद्रोही राज्यों को कुचला। उसकी तलवार चमकी और खून की नदियां बहीं। फिर उसकी नजर फारस पर पड़ी, उस विशाल साम्राज्य पर जो सोने और शक्ति का प्रतीक था। फारस का राजा डेरियस गर्वीला था। उसने सिकंदर को एक बच्चा समझा और हंसते हुए कहा, यह लड़का मेरे सामने क्या करेगा? मगर सिकंदर ने अपनी चालाकी और सेना की ताकत से डेरियस को घुटनों पर ला दिया। गौगा मेला के मैदान में जब सिकंदर की सेना टूटी तो ऐसा लगा जैसे समुद्र उमड़ पड़ा हो। उसके घुड़सवारों ने दुश्मन को चारों ओर से घेरा और धनुर्धारियों ने तीरों की बारिश कर दी। डेरियस भागा और उसका ताज सिकंदर के हाथों में आ गया। उस दिन सिकंदर ने दुनिया को बता दिया, वह कोई साधारण राजा नहीं, वह एक तूफान था। उधर पोरस अपने राज्य में बड़ा हो रहा था। उसके पिता की मृत्यु के बाद वह पौरव का राजा बना। उसने अपनी सेना को तैयार किया, हाथियों की फौज जो दुश्मन को कुचल सकती थी और सैनिक जिनके सीने में देशभक्ति की आग जलती थी। वह जानता था कि उसकी धरती सोने की खान नहीं थी, पर उसकी मिट्टी उसके लिए अनमोल थी। एक दिन जब वह अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा था, एक जासूस आया और बोला, महाराज, पश्चिम से एक तूफान आ रहा है, उसका नाम सिकंदर है। पोरस ने अपनी तलवार तेज की और मुस्कुराते हुए कहा, तो हम उस तूफान को रोकने की दीवार बनेंगे। सिकंदर की नजर अब भारत पर थी। उसने सुना था कि वहां सोना है, हीरे हैं और अनगिनत राज्य हैं जो बिखरे हुए हैं। उसने अपनी सेना को तैयार किया, लाखों सैनिक, हजारों घोड़े और हथियार जो मौत बरसाते थे। 306 ईसा पूर्व का वह साल था जब सिकंदर ने भारत की ओर कदम बढ़ाया। उसका पहला पड़ाव था गांधार, जहां राजा अंबी बैठा था। सिकंदर ने उसे फरमान भेजा, झुक जाओ वरना मिट जाओ। अंबी ने उसकी सेना को देखा, एक विशाल लहर जो सब कुछ निगल सकती थी। उसने सोचा, अपनी प्रजा को बचाना बेहतर है। उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की और उपहारों के साथ उसका स्वागत किया। मगर सिकंदर की असली मंजिल अंबी नहीं था। वह जानता था कि आगे एक ऐसा योद्धा उसका इंतजार कर रहा है जो अपनी मिट्टी के लिए जान दे सकता है, पर झुकना नहीं सीखा। वह था पोरस। सिकंदर ने अंबी से सेना मांगी और पौरव की ओर बढ़ चला।
झेलम नदी उसका अगला इम्तिहान थी। भारत की ओर कदम। सूरज की किरणें उस सुबह झेलम नदी के पानी पर सोने सी चमक रही थीं। जब सिकंदर की विशाल सेना ने भारत की पवित्र धरती पर अपने गंदे जूते रखे, हवा में धूल उड़ रही थी, घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी और सैनिकों की तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। सिकंदर अपने सफेद घोड़े बुसेफालस पर सवार था। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। वह अपने सैनिकों को देखता और सोचता, यहाँ से मेरा साम्राज्य और फैलेगा। यह भारत मेरे सपनों का आखिरी किला है। उसकी सेना में लाखों सैनिक थे, धनुर्धारी जिनके तीर आसमान को ढक सकते थे, घुड़सवार जो हवा से तेज दौड़ते थे और पैदल सैनिक जिनके भाले दुश्मन की छाती को चीर सकते थे। गांधार की सीमा पर पहुंचते ही सिकंदर ने अपने तंबू लगवाए। उसका पहला मुकाबला था राजा अंबी से, जो तक्षशिला का शासक था। अंबी का राज्य सिंधु से झेलम तक फैला था और वह एक चतुर पर डरपोक राजा था। सिकंदर ने उसे एक संदेश भेजा जो शहद में लिपटी तलवार की तरह था। मेरे सामने झुक जाओ और तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेगा, वरना मेरी सेना तुम्हें मिट्टी में मिला देगी। अंबी ने अपने दरबार में सलाहकारों को बुलाया। एक बूढ़ा मंत्री बोला, महाराज, यह सिकंदर कोई साधारण योद्धा नहीं है। उसने फारस को कुचला, मिस्र को झुकाया। हमारी छोटी सेना उसके सामने टिक नहीं पाएगी। अंबी का दिल डर से कांप रहा था, पर उसने अपनी प्रजा के बारे में सोचा। उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। सिकंदर गांधार में दाखिल हुआ। अंबी ने उसे सोने चांदी के उपहार भेंट किए, हीरे जड़े हार, हाथी दांत की मूर्तियां और रेशमी वस्त्र। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए उपहार लिए, पर उसकी नजर उन पर नहीं थी। वह चालाक था, लोमड़ी की तरह। उसने अंबी से कहा, ये तोहफे अच्छे हैं, पर मुझे तुम्हारी सेना चाहिए। मेरे साथ चलो, आगे एक बड़ा दुश्मन इंतजार कर रहा है। अंबी समझ गया कि सिकंदर का अगला निशाना पौरव राज्य है, उसका पुराना दुश्मन राजा पोरस। उसने खुशी खुशी 5000 सैनिक सिकंदर को सौंप दिए और सोचा, अब पोरस का अंत नजदीक है। सिकंदर ने अंबी के उपहार दोगुने कर लौटाए और अपनी सेना को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। उधर पौरव राज्य में हलचल मच गई थी। जासूसों ने खबर दी, महाराज, सिकंदर गांधार में है। उसकी सेना समुद्र की तरह है, न गुद न किनारा। पोरस अपने महल की छत पर खड़ा था। उसकी नजर झेलम नदी की ओर थी। उसका विशाल शरीर पर्वत सा अडिग था और उसकी आंखों में आग जल रही थी। वह बोला, यह सिकंदर जो भी हो, मेरी धरती पर उसका स्वागत मेरी तलवार करेगी। उसके सैनिकों ने सुना और जोश से भर गए। पोरस की सेना सिकंदर की तुलना में छोटी थी। केवल 30,000 सैनिक, 200 हाथी और 2000 घुड़सवार, मगर हर सैनिक ऐसा था जो अपनी मिट्टी के लिए जान दे सकता था। पोरस ने अपने सेनापति को बुलाया, एक बूढ़ा योद्धा जिसका नाम था हरदास। हरदास के चेहरे पर युद्ध के निशान थे और उसकी आवाज में अनुभव झलकता था। पोरस ने कहा, हरदास, हमें तैयार रहना है। यह सिकंदर चालाक है, वह सीधे नहीं लड़ेगा। हरदास ने सिर झुकाया और बोला, महाराज, हमारी ताकत हमारी एकता में है। हमारे हाथी उसकी सेना को कुचल देंगे और हमारी तलवारें उसका घमंड तोड़ देंगी। पोरस ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तैयारी शुरू करो, झेलम हमारा किला बनेगी। पोरस के सैनिक दिन रात मेहनत में जुट गए। हाथियों को प्रशिक्षित किया गया। उनके विशाल पैरों से धरती हिल उठती थी। हर हाथी पर एक मचान बांधी गई जिस पर धनुर्धारी और भालाधारी सवार होते थे। सैनिकों ने अपनी तलवारें तेज की, भाले चमकाए और ढालें मजबूत की। गांव की औरतें भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने सैनिकों के लिए रोटियां बनाई, पानी के मटके भरे और अपने बच्चों को कहानियां सुनाई कि कैसे उनका राजा पोरस इस विदेशी आक्रमणकारी को रोकेगा। सिकंदर ने झेलम के किनारे पहुंचकर अपने सैनिकों को रोका। नदी का बहाव तेज था और दूसरी ओर पोरस की सेना तैयार खड़ी थी। उसने अपने कमांडर क्लाइटस को बुलाया और कहा, यह नदी हमारा पहला दुश्मन है, इसे पार करना होगा। क्लाइटस ने नदी को देखा और बोला, हुजूर, यह आसान नहीं होगा। पोरस की सेना उस पार इंतजार कर रही है। अगर हम सीधे गए तो वे हमें डुबो देंगे। इस सिकंदर ने दूरबीन से पोरस के तंबुओं को देखा। उसने हाथियों की गर्जन सुनी और सैनिकों की हलचल देखी। वह मुस्कुराया और बोला, तो हम चाल चलेंगे। उन्हें लगेगा कि हम यहाँ हैं, पर हम कहीं और से वार करेंगे। सिकंदर ने अपनी योजना बनाई। उसने कुछ सैनिकों को नदी के किनारे भेजा जो शोर मचाते और ढोंग करते कि वे पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पोरस के जासूसों ने यह देखा और खबर दी, महाराज, सिकंदर नदी पार करने की तैयारी कर रहा है। पोरस ने अपने सैनिकों को किनारे पर तैनात किया, मगर सिकंदर की असली सेना 17 मील दूर एक छिपे हुए रास्ते से नदी पार करने की तैयारी कर रही थी। रात का अंधेरा उसका साथी था और चांद की रोशनी उसकी चाल को छिपा रही थी। पोरस अपने तंबू में बैठा था। उसकी पत्नी रानी विद्या उसके पास आई और बोली, स्वामी, यह सिकंदर कौन है जो हमारी धरती पर आग बरसाने आया है? पोरस ने उसकी ओर देखा और कहा, एक भटका हुआ शिकारी जो सोचता है कि यह जंगल उसका है।
मगर यहाँ शेर बैठा है और वह उसे अपनी गलती सिखाएगा। नींद रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर विजय आपकी होगी। पोरस ने सिर हिलाया और अपनी तलवार उठाई। रणभूमि उसका इंतजार कर रही थी। महायुद्ध की शुरुआत। झेलम नदी के किनारे वह रात काली और भयानक थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और हवा में मौत की सनसनाहट थी। सिकंदर अपनी सेना के साथ छिपा हुआ था। उसकी आंखें अंधेरे को भेद रही थीं। उसने अपनी चाल रच ली थी। 17 मील दूर उसकी मुख्य सेना नदी पार कर रही थी, जबकि किनारे पर कुछ सैनिक ढोंग रच रहे थे। उसके कमांडर क्लाइटस ने कहा, हुजूर, अगर यह चाल काम कर गई तो पोरस की सेना पल भर में ढेर हो जाएगी। सिकंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर नहीं हुई तो हमारा अंत भी उतना ही तेज होगा। उसकी सेना में घोड़े, सैनिक और हथियार तैयार थे। एक तूफान जो पौरव को उखाड़ फेंकने वाला था। पोरस के शिविर में सन्नाटा था। उसके सैनिक निश्चिंत थे। जासूसों ने खबर दी थी कि सिकंदर नदी पार करने की कोशिश में नाकाम हो रहा है। कुछ सैनिक विश्राम कर रहे थे, कुछ अपनी तलवारें साफ कर रहे थे। पोरस अपने तंबू में बैठा था। उसकी विशाल तलवार उसके सामने रखी थी। उसका सेनापति हरदास पास आया और बोला, महाराज, सिकंदर अभी तक किनारे पर अटका है। शायद वह हमारी ताकत से डर गया। पोरस ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं हरदास, यह शांति झूठी है। वह चालबाज है। हमें तैयार रहना होगा। सिकंदर की सेना अचानक पोरस के शिविर पर टूट पड़ी। अंधेरे में जलते तीर हवा को चीरते हुए आए। सैनिकों की छाती में धंस गए। तलवारें चमकी, भाले चले और खून की नदियां बहने लगीं। पोरस के सैनिक नींद से जागे, पर उनके हाथ हथियार तक पहुंचते उससे पहले ही सिकंदर के घुड़सवारों ने उन्हें घेर लिया। तंबुओं में आग लग गई और धुएं के गुब्बार चारों ओर फैल गए। एक सैनिक चिल्लाया, महाराज, हम पर हमला हो गया। पोरस ने अपनी तलवार उठाई और बाहर निकला। उसकी आंखों में गुस्सा था, पर डर का नामो निशान नहीं। वह चिल्लाया, हथियार उठाओ, अपनी मिट्टी के लिए लड़ो। बचे हुए सैनिकों ने उसकी आवाज सुनी और जोश से भर गए। वे निहत्थे थे, पर हिम्मत नहीं हारी। एक सैनिक ने सिकंदर के घुड़सवार को भाले से मार गिराया। दूसरा तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़ा। मगर सिकंदर की सेना बहुत बड़ी थी। उसके सैनिक लहरों की तरह आ रहे थे और पोरस की सेना को पीछे धकेल रहे थे। तभी सिकंदर नदी पार कर मैदान में उतरा। उसका सफेद घोड़ा बुसेफालस गरज रहा था और उसकी तलवार हवा में चमक रही थी। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, कोई जिंदा न बचे, यह धरती अब मेरी होगी। पोरस ने यह देखा और अपनी सेना को एकजुट किया। उसने अपने हाथियों को संकेत दिया। 200 विशाल हाथी गरजते हुए आगे बढ़े। उनके पैरों से धरती कांप उठी और सिकंदर के सैनिक डर से पीछे हटने लगे। एक हाथी ने अपने सूंड से दुश्मन को उठाकर फेंक दिया। दूसरा अपने दांतों से घोड़े को कुचल डाला। पोरस एक हाथी पर सवार था। उसकी दहाड़ रणभूमि में गूंज रही थी। यह हमारी माटी है, वह चिल्लाया, इसे कोई नहीं छीन सकता। उसकी सेना में नया जोश भर गया। सैनिकों ने तलवारें उठाईं और युद्ध का नरसंहार शुरू हुआ। सिकंदर ने हाथियों को देखा और अपने धनुर्धारियों को हुक्म दिया, तीर चलाओ, इन राक्षसों को रोक दो। तीरों की बारिश शुरू हुई। कुछ हाथी घायल होकर गिर पड़े, पर बाकी और भयानक हो उठे। एक हाथी सिकंदर की ओर बढ़ा, पर उसके अंगरक्षकों ने उसे रोक लिया। सिकंदर की सेना अब घबराने लगी थी। उसके घुड़सवार हाथियों के सामने बेबस थे और पैदल सैनिक उनके पैरों तले कुचल रहे थे। मगर सिकंदर ने हार नहीं मानी। उसने अपनी तलवार उठाई और मैदान में कूद पड़ा। उसकी नजर पोरस पर थी। तभी पोरस का भाई अमर सिंह मैदान में उतरा। वह एक विशाल योद्धा था जिसकी तलवार हवा को चीर सकती थी। उसने सिकंदर को देखा और उसकी ओर बढ़ा। दोनों की नजरें मिली। एक में विश्व विजय का घमंड, दूसरे में अपनी धरती का स्वाभिमान। अमर सिंह ने अपनी तलवार से वार किया और सिकंदर ने उसे रोका। दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। अमर सिंह का हर प्रहार तूफान सा था और सिकंदर का संतुलन डगमगा रहा था। एक जोरदार वार से सिकंदर का घोड़ा बुसेफालस चीखता हुआ गिर पड़ा। सिकंदर धरती पर जा गिरा। उसका चेहरा मिट्टी से सन गया। अमर सिंह ने अपनी तलवार उठाई और चिल्लाया, तेरा अंत यहाँ होगा विदेशी। फिर वह सिकंदर को मारने बढ़ा, पर सिकंदर के अंगरक्षक बीच में आ गए। उन्होंने अमर सिंह को घेर लिया और सिकंदर को मौका मिला। वह घायल था, पर हारा नहीं। वह घुटनों के बल अपनी सेना की ओर रेंगने लगा। उधर पोरस अपने हाथी पर सवार सिकंदर की सेना को कुचल रहा था। उसने एक जलता हुआ तीर आकाश में छोड़ा। यह संकेत था। तभी 130 और हाथी जंगल से निकल आए। उनकी गर्जन से सिकंदर के सैनिक कांप उठे। हाथियों ने सिकंदर की सेना पर कहर बरपाया। सैनिक उनके पैरों तले पिस रहे थे। घोड़े चीख रहे थे और रणभूमि खून से लाल हो गई। पोरस की सेना अब हावी थी। सिकंदर ने यह देखा और अपने कमांडर को बुलाया। हम हार रहे हैं, क्लाइट्स बोला। सिकंदर ने दांत पीसे और कहा, अभी नहीं, यह सिर्फ शुरुआत है। मगर तभी आसमान गरजा और बारिश शुरू हो गई। पानी की बूंदें धरती पर गिरने लगी और रणभूमि कीचड़ में बदलने लगी।
पोरस के रथ फंस गए, हाथी रुक गए, सिकंदर की आंखों में चमक लौटी। अब मौका है, वह बोला। अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूले।